हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को हो जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 8 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9। वीरा काफ़ी देर तक फ़ोन से बात करते रही, फिर वापस आके उसने रावी से कहा जाकर बिल पे कर दो। रावी ने सिर हिलाया, अपने पीछे देखा जहाँ हॉस्पिटल का कोई स्टाफ खड़ा था और कब से वीरा और रावी को ही देख रहा था। ये एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल के उन लोगों को उन तीनों के कपड़े देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ का बिल नहीं पे कर पाएंगी। रावी भी ये बात समझ चुकी थी। फिर वीरा उस कमरे में चली गई जिसमें उसकी माँ थी। रावी पीछे मुड़ी और उसने सामने खड़े हुए इंसान को देख के कहने लगी, बिल कहाँ पे करना है? वह स्टाफ मेंबर उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई मजाक कर रहा हो। फिर भी वो रावी को बिलिंग काउंटर पे ले गया और उसके बगल में खड़ा रहा। जैसे ही कह रहा हो, कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम इतना बिल कैसे पे करोगी। रावी ने अपने छोटे से रैबिट वाले बैग से एक ब्लैक कलर का कार्ड निकाला और अपने पैर थोड़े और ऊपर करके टेबल पर देने लगी। उसने कहा, आप कार्ड एक्सेप्ट करते हैं ना? रिसेप्शन पर बैठी उस नर्स ने पहले हैरानी से उस कार्ड को देखा और फिर घूर कर रावी को देखते हुए कहने लगी, ये बच्चों वाला कार्ड से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ खेलने की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। उसे लगा वो कार्ड खिलौना है, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें मार्केट में काफ़ी मिलने लगी। रावी ने कुछ नहीं कहा, कार्ड को स्वाइप करके उसमें नंबर डाला। फिर उस नर्स को अमाउंट डालने के लिए कह दिया। हैरानी से उस मशीन को देख रही थी कि उस मशीन में वो कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। उसने जल्दी से बिल अमाउंट डाला, वो कार्ड वीरा को वापस दे दिया। वीरा ने वो कार्ड अपने बैग में रखा और वापस चली गई। स्टाफ मेंबर उस नर्स को देखकर कहने लगा, तुम इतनी हैरान क्यों हो? जब तक वो होश में आ चुकी थी, उसने कहा, वो कार्ड तुम जानते हो ब्लॉक कार्ड कैसे मिलता है? स्टाफ के कन्फ्यूजन में उसे देखा तो उसने कहा, वो कार्ड इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 लोगों के पास है। इससे वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे अपने पास रख सकती है। इस बच्ची के पास ऐसा कौन हो सकता है? वहीं हॉस्पिटल रूम में वीरा धैर्य का हाथ पकड़कर बैठी थी। उसकी हमेशा कठोर दिखने वाली आंखें इस समय थोड़ी नम थी। वो याद करने लगी कि आज हुआ क्या था। जब धैर्य घर आई थी तब वीरा और रावी सोफे बैठ के उसी का इंतज़ार कर रहे थे। धैर्य जल्दी से आकर तैयार हुई और फिर उसने उसके साथ मेले के लिए निकल गई। आज इंदौर में काफ़ी बड़ा मेला लगने वाला था और रावी और वीरा का बर्थडे होने के कारण धैर्य उन्हें वहाँ घुमाने ले गई थी। पूरी जगह अलग अलग तरह की लाइट से भरी हुई थी। कई सारे खाने की स्टॉल लगे हुए थे। कोई गेम खेल रहा था तो कोई झूले झूल रहा था। राही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो हर तरह के झूले पर बैठना चाहती थी। उन्होंने काफ़ी राइड की। फिर उन लोगों ने खाना खाया और थोड़ी देर शॉपिंग करके बाहर आ गए। वीरा कब से धैर्य को देख रही थी, क्योंकि धैर्य का चेहरा पीला पड़ रहा था और बार बार अपने सीने पर हाथ रख रही थी। ये देख के वीरा की आंखें छोटी हो गई। रास्ते पर चलते हुए लोग ऑटो को ढूंढ रहे थे कि तभी धैर्य बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। रावी डर के मारे उसके पास बैठ कर रोने लगी। वीरा अभी भी खड़ी थी। उसने धैर्य के पास से उसका फ़ोन लिया और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। रूम का उधर रूम का दरवाज़ा खुलने से वीरा का ध्यान टूटा। रावी उसके पास आकर कहने लगी, आपको मम्मा की कंडीशन पहले से पता थी? वीरा धैर्य को देखते कहने लगी, हाँ। फिर रावी ने कहा, तो इसलिए आपने 3 साल से मम्मा से कुछ नहीं बताया है? वीरा ने फिर किसी भाव के बिना कहा, मैंने रिपोर्ट में देखा है उनकी वो किसी भी तरह से बड़ा सदमा या शौक नहीं झेल सकती हैं। रावी परेशान होते कहने लगी, तो हम उनका इलाज कैसे करवाएंगे? वीरा ने कुछ नहीं कहा। तभी हॉस्पिटल के बाहर 2 ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। उनमें से एक कार में से एक 25 साल का आदमी निकला जिसने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। उसकी आंखों में मोटा सा चश्मा था। रिसेप्शन में जाकर उसने पूछने लगा, मैं मिस धैर्य से मिलना चाहता हूँ। उस नर्स ने कमरा बता दिया और वह लंबे कदमों से चलता हुआ चला गया। गेट खोल के अंदर जाकर रावी और वीरा के पास खड़ा हो गया। वीरा बेड से उतर के नीचे खड़ी हो गई और उस लड़के की सर झुकाते हुए कहा, मैम ऑर्डर दीजिए। वीरा ने बिनी का मैम ऑर्डर दीजिए। उस लड़के ने सर झुकाते हुए कहा, मैम ऑर्डर दीजिए। वीरा ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, मेरी मम्मी को घर ले चलो, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करो। वो आदमी जैसे आया था वैसे ही भाग गया। रावी ने धैर्य से कहा, दी आपने शिव भैया को क्यों बुलाया है? वीरा ने कहा, घर जाके बात करेंगे, और वापस धैर्य को देखने लगी। देहरादून एक बड़ी सी खंडहर नुमा बिल्डिंग के सामने एक रॉयल कार आके रुकी। उसकी
उसी के पीछे 3 और गाड़ियाँ भी थीं। गाड़ियों में सब लोग बाहर निकले और फिर वो गाड़ियाँ से वहाँ से चली गईं। वायु लंबे कदम लेता हुआ अंदर चला गया। अंधेरे में वो जगह किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रही थी। अंदर जाके वायु ने वहाँ की लिफ्ट को कदम रखा, नीचे गई। अंडरग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसके साथ उस जगह का तैयार किया गया था। कई सारी मशीनें, कंप्यूटर और हथियार से लैस वो जगह काफ़ी डरावनी लग रही थी। वायु वहाँ जाकर सोफे पे बैठ गया। उसके साथ आज सारे बॉडीगार्ड उसकी काफ़ी दूर खड़े थे। 7 वेपन टीम के 7 लीडर वायु के सामने खड़े थे। वायु ने एक नज़र सबको देखा और अपने सामने रखे वाइन को पीते हुए कहने लगा, पता चला तो उनमें से एक आदमी जिसका नाम रॉका था, उसने कहा सर, हमें पता चल गया है, वो मनोज भाटिया ने किया है, हमारा बिजनेस राइवल। वायु ने कहा, उसको मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके घर भिजवा दो और सुबह तक मुझे उसकी कंपनी और घर नीलाम होता दिखना चाहिए। वह सारे लोग बिना किसी भाव के बाहर खड़े थे, जैसे जैसे उनको इसकी आदत हो गई थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, यार तुम कितने क्रूल हो। सामने से 30 साल का आदमी चलते हुए आ रहा था। उसने वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वायु के पास बैठते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया हूँ। बैठा इस खंडर में बैठा है। वायु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बुलाया था। वह आदमी मुंह बनाते हुए कहने लगा, यार मैं ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट हार्ट सर्जन हूँ, मेरी थोड़ी तो इज्जत कर। वायु सामने देखते हुए कहने लगा, तूने मेरा ऑपरेशन थोड़ी किया है। वो आदमी अपने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, माफ़ कर भाई, यह डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप तेरे सामने हार मानता है। फिर वहाँ के गिलास उठाकर वाइन पीने लगा। वायु ने कहा, आज फिर से वैसा ही हुआ और कुछ अलग था, जैसा 7 साल पहले पहली बार हुआ था। सिद्धार्थ गंभीर होकर वायु को देखने लगा, तुझे पिछले 7 सालों से यह परेशानी हर बार इसी दिन होती है। कोई डॉक्टर इस बीच परेशानी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। वायु ने कहा, मैं भी नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है जब मैं कोमा में था तो वह 3 परछाइयाँ मुझे वहाँ से लेकर आई थीं। सिद्धार्थ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुझको तो मिल गई। वायु ने लेते हुए कहा, मैं तुझको तो मिल गई। वायु ने नाम ऐसा हिलाते हुए कहा, इंदौर धैर्य का घर। वो 2 ब्लैक कार थोड़ी देर में धैर्य के घर की तरफ चली गई। इस समय रात के 1 बज रहे थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला। घर के अंदर शिव ने धैर्य को बेड पर लिटाया और कमरे से बाहर आ गया। बाहर वीरा रोते हुए गंभीर होकर बैठी थी। शिव उसके पास खड़ा हो गया। तब तक रावी भी आ गई थी। उसके हाथ में एक ट्री थी जिसमें 2 कप दूध और 1 कप कॉफ़ी रखी थी। उसने बैठकर दूध का कप 1 कप वीरा को दिया और शिव को बैठने के लिए कहने लगी। शिव वीरा को देखने लगा जैसे उससे परमिशन मांग रहा हो। वीरा ने धीरे से सर हिला दिया तो सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वीरा दूध पीते हुए कहने लगी, आप इन्फॉर्मेशन लाए हैं? तो शिव ने कहा, यस मैम, हमने सर्च किया है जिसमें से हमें गैर डॉक्टर्स के बारे में पता चला है। उन्हें सबसे ज़्यादा कैपेबल एक ही है जो मिस धैर्य का इलाज कर सकते हैं, पर एक परेशानी है। वीरा और रावी ने शिव की तरफ देखा जो थोड़ी उलझन में दिख रहा था। रावी ने कहा, शिव भैया क्या परेशानी है? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है तो मैं इसमें कहानी का एपिसोड नंबर 10 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शिव ने कहा, मैम ही इज़ द मोस्ट बेस्ट हर सर्जन इन दिस वर्ल्ड। अगर वो आपकी मम्मी का ऑपरेशन करेंगे तो आपकी मम्मी के बचने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे शिव ने लास्ट लाइन को कहा, उसे अपनी पीठ ठंडक महसूस हुई क्योंकि वीरा और रावी उसे बहुत तरह से घूर रहे थे। रावी जिसके तरीके हमेशा की तरह मुस्कान दिखती थी, वह इस समय शिव को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे खा ही जाएगी। वीरा ने दूध का एक सिप लिया और वह कहा, प्रॉब्लम क्या है? शिव ने कहा, मैं वह पर्टिकुलर सिर्फ एक ही फैमिली के लिए ही काम करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर की हर पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए ही काम करती है। उनका रूल है कि वो फैमिली के अलावा किसी का भी इलाज नहीं करते। रावी ने अपने हाथ में पकड़े कर गुस्से में और कस के लिया। कहा, ये लोग बिल्कुल सेल्फिश हैं क्या? कोई अपनी पेशेंट उनकी फैमिली से के बेबीज़ का कैसे चुन सकता है? फिर तो वो कोई भी बेस्ट डॉक्टर नहीं है। ही इज़ द बेस्ट। शिव ने मन में कहा, मैम आप जिसकी बात कर रही हैं उससे इलाज करवाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तभी उसके कानों में वीरा की आवाज़ पड़ी। भले ही पूरी दुनिया उसे इलाज करना चाहे, पर वह लोगों को मरने को छोड़ देता है।
मन में उसकी तारीफ़ करना बंद करो। शिव अपना मुँह बंद करके बैठ गया क्योंकि वह इन इंटेलिजेंट लड़कियों को नहीं जीत सकता था। वीरा ने फिर कहा, सारी डिटेल मेरे लैपटॉप पे सेंड कर दो और अब तुम जा सकते हो। शिव ने सर हिलाया और चला गया। पर गेट पर पहुँचकर उसे कुछ याद आया। वह मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वीरा ने कहा, हम 3 दिन बाद वहाँ आएँगे। शिव ने सिर हिलाया और चला गया। राजवंश महल में रात के 3 बज रहे थे। पूरी जगह सन्नाटा पड़ा था। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला। उसमें से कोई काले कपड़े पहन के बाहर आया। उस इंसान का पूरा मुँह ढका हुआ था। वह धीमे कदमों से वहाँ से बाहर चला गया और थोड़ी दूर जाके टैक्सी में बैठ गया। एक छोटे से घर के पास आकर रुका। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, किसी ने उसे खींच के अपने गले लगा लिया। वैसे वैसे किस करने लगा। फिर कहा, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे मेरा बच्चा दे दो। ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ज्योति ने जल्दी से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बच्चा ना देखे तुम पे गद्दारी की है। तो तुम जो ये बिज़नेस चला रहे हो और ये ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, ये तुम्हें किसने दी है? भूलो मत, ये जो तो तुम जो तू भी अभी अब तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास है, ये सब मेरा दिया हुआ है। ज्योति ने राजवंशों की काफ़ी लूटा था, जिनकी उन्हें भनक भी नहीं थी। और वैसे ही उसने ग्राहकों को भी अपना मुंह रखने के लिए कई बार पैसे भी दिए। न जाने कि उसके सर पर अपना बेटा वापस लेने का भूत सवार हो गया। फिर उसके और पास आते-आते कहने लगी, बेबी यू नो ना, हमने हमने इतना कुछ किया है इसके लिए, अगर एक भी चीज़ बाहर आती है तो हम सब एक साथ बर्बाद हो जाएँगे। राघव उसने छोड़कर कहा, तुम सीधा-सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुम उस वायु के चक्कर में पड़ चुकी हो? ज्योति ने मन में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे भिखारी के पीछे पड़ूँगी? फिर उसने उसके गालों को गले में दोनों हाथ डाले और कहा, छोड़ो ये सब, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? वह इतने प्यार से कह रही थी कि राघव की बहस किया और उसकी कमर पे अपने दोनों हाथ रख दिए। देहरादून में सुबह हर जगह न्यूज़पेपर में हेडलाइन यही थी कि मनोज भाटिया को किसी ने बेरहमी से मार दिया। मार कर कई टुकड़ों में बोरी-बोरी में भर के उसके घर के भिजवा दिया था। उसका घर के और कारोबार नीलामी के कगार पे आ चुका था। न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हर इंसान ये जानता था कि ये किसने किया है, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कह सके। सब जानते थे कि वायु के काम करने का तरीका बहुत खतरनाक है। सिद्धार्थ वायु के ऑफिस में बैठा था और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वायु को देख के कहने लगा, मुझे लगा तुम ऐसे ऐसे कह रहे हो, तुमने तो सच में उसके टुकड़े करवा दिए। वायु ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। वैसे भी उसने हर्ष को किडनैप किया था। सिद्धार्थ ने कहा, क्या तूने उसे अपना लिया? ये सुनते ही वायु ने सामने हर्ष का चेहरा घुमाया। उसने कहा, उस मासूम की इसमें कोई गलती नहीं है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। डीएनए टेस्ट में ये प्रूफ हुआ है, पर मैं मान ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने फिर से करवाया था, पर वह भी पॉजिटिव भी आया था। सिद्धार्थ ने एक लंबी आह भरी और कहा, तुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ज्योति को नहीं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिद्धार्थ ज्योति से कई बार मिला है और वह एक लालची लड़की ही लगी थी। वायु ने अपना सिर उठाया और कहा, ये सब दादी साहब के हाथों में है। जब तक वह उसे जाने को नहीं कह सकती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। पर तू मेरी कंडीशन के बारे में जानता है? सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में कहा, मैं तुझे पहले ही बताया कि तेरी कंडीशन नॉर्मल हो सकती है, पर इसमें टाइम लगेगा। वायु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 7 साल काफ़ी नहीं थे? इस बात को सिद्धार्थ के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने अपने हर एक कॉन्टैक्ट बेस्ट डॉक्टर से वायु का इलाज करवाया था, पर हर डॉक्टर ने यही कहा कि वायु की कंडीशन नॉर्मल है और समय के साथ ठीक हो जाएगी। इंदौर, धैर्य का घर। धैर्य की नींद किचन से कुछ आवाज़ें टूटी और उठ के बैठी और याद करने लगी, कल क्या हुआ था। पर उसे सिर्फ इतना ही याद था कि वह अपनी बेटियों के साथ घर वापस आ रही थी। उसके आगे कुछ याद नहीं था। तभी उसे किचन से फिर से आवाज़ आई। वो उठ के खड़ी हो गई और कमरे से बाहर चली गई। उसने देखा कि उसकी दोनों प्रिंसेस मिक्की माउस वाला एप्रन पहन के स्टूल पर खड़ी होकर अपना खाना बना रही थी। वीरा ने रावी से कहा, रावी केयरफुली, पिछली बार तुमने नमक ज़्यादा कर दिया था। रावी मुँह बनाकर वीरा को देखकर कहा, वो तो इसलिए क्योंकि आप मुझे अपनी बातों में उलझा कर देते हो। वीरा ने कुछ नहीं कहा और अपना खाना बनाने में कवर फोकस करने लगी। धैर्य बहुत प्यार से अपनी दोनों लड़कियों को देख रही थी। वो तो 2-3 साल की उम्र में ही खाना बनाना और थोड़ा-थोड़ा सीख चुकी थी। जब भी वह धैर्य को अकेले किचन में काम करते देखती थी, तो उसके पास खड़े होकर अपने छोटे-छोटे हाथों से उसकी मदद करती थी और आज वो खाना खुद बनाना सीख चुकी थीं। जब रावी ने धैर्य को गेट के पास खड़ा देखा तो मुस्कुराते कहने लगी, मम्मा गुड मॉर्निंग, जल्दी फ्रेश हो जाइए, हमने ब्रेकफास्ट बना लिया है। धैर्य ने सिर हिलाया और कमरे से में चली गई। धैर्य के जाने के बाद दोनों ने टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाया और एक कटोरी में सूप निकाल कर अलग रख दिया। वीरा ने उस सूप में
अपने एप्रन से पॉकेट से छोटी-सी बोतल निकाल के मिला दी। रावी ने कहा, दी हम मम्मा को विटामिन की गोली बोलकर भी तो दे सकते हैं। ना वीरा उस सूप म न ना वीरा उस सूप मिक्स करते हुए कहने लगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मम्मा को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी धैर्य मुँह हाथ धोकर आ चुकी थी। तीनों के साथ नाश्ता किया और रावी और वीरा तैयार होकर स्कूल निकल गए। उन्होंने धैर्य की तरफ से उसके ऑफ़िस में 2 दिन की लीव एप्लीकेशन भेज दी थी और अपनी मम्मी को गुस्से में ये कह के गई थी कि अगर वो घर से बाहर गईं तो वो दोनों उनसे 2 दिन तक बात नहीं करेंगी। अब धैर्य अपनी इन गैंगस्टर गर्ल से कैसे बात नहीं मानती। उसने अपना सिर हिलाया और दोनों के माथे पीस के उन्हें बस में बैठा दिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 10 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।